शिवाय. माझं नाव कपिल क्षीरसागर. मी एज्युकेशनला राहतो. सुरेश भोईर सरांची माझी जवळजवळ 15 वर्षाची पूर्वीची ओळख आहे, पण मध्यंतरी ते इराणला राहायला गेल्यामुळे गॅप पडला. सुरेश भोईर साहेबांनी मला इथे उपस्थित राहायला सांगितले, कारण मला हे खूप आवडीचा विषय आहे माझा. आणि 74 संशोधन सुधार महानगरपालिकामध्ये अधिकारी यांना का अधिकारों का विकेंद्रीकरण का है. नगर राज बिल अधिनियम 3 जुलाई 2009 से है. मैं मराठी हिंदी मिक्स बोलूँगी और सॉरी आपको समझेगा ना. ठीक है, शुक्रिया. मुझे यहाँ स्टेज पे बोलने के लिए 2 वर्ड्स बोलने के लिए बुलाया गया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब भी इसमें सहभागी हो जाएं. कारण काय हे आपले सामाजिक कार्य तर आपल्यालाच करावं लागतात. कारण आपण जे नेते निवडून आणतात ते लोकांना म्हणजे त्या गल्ली जायला वेळ नसते, पण आपण आपले गल्लीमध्ये काय कामं करून घेऊ शकतात. आपले शेजारी, आपले गटर वॉटर मीटर सगळ्यांचे काम आपण हातात घेऊ शकता. आणि हे जे 74 बिल आलेलं आहे ते नगरराज बिल जे आहे त्याच्याकडून आपल्याला खूपच आधार भेटणार आहे. आणि आपण स्वतःहून जाऊन हे राज म्हणजे आपल्याला कोणाची विनंती करायची गरज नसते. याच्यामध्ये आपण स्वतःही आपले पॉवरनी म्हणजे जाऊ शकतं पुढे. आणि असं नाही आहे की कोणी नेतेच आपल्याला सपोर्ट करणार, असं नाही आहे. तुमच्या गल्लीत जर गटर नाही आहे बरोबर, तुमच्या गल्लीत जर मीटरचा प्रॉब्लेम आहे व पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, तर तुम्ही स्वतःही सॉल्व करू शकता. असा हे एक नियम आहे. आणि ते आवर्जून मी सांगते तुम्हा सगळ्यांना की हे वाचून घ्यावे. आणि त्याच्यावर कसं काय पॉईंट्स वगैरे आहेत ते पण तुम्ही स्वतःहून मांडू शकतात. आणि स्वतःही आपण निवेदन करू शकता जाऊन. आणि पुढचं प्रोसिजर वगैरे काय आहे ते सगळ्यांना कळवू शकतात. एक 10 जण शेजारी असले तर तुम्ही त्यांना बसून पण सांगू शकता की कसं प्रोसेस होणार आहे. आणि पुढचं जे प्रोग्रेस आहे ते तुम्हाला वर्षाताई विलासताई बोलणार आहेत. आणि त्याच्यावर पण तुम्ही खूप आवर्जून म्हणजे पार्टिसिपेट करू शकता त्याच्यामध्ये. आणि मी एवढंच सांगते की सुरेशभाईंनी मला हे संधी दिली आहे बोलायची, तर मी त्यांची आणि सगळ्यांची आभारी आहे. जीजी साहेबांची बी आभारी आहे. मर्जी संघटन आहे. मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी, यानी मर्जी संघटन जे आहे ते ज्या पण लोकांवर अन्याय अत्याचार झालेला आहे अशा लोकांना योग्य ते मार्गदर्शन करून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मैं सबका दिल से स्वागत करती हूँ. आप लोग इतने कीमती वक्त निकालकर इधर आए और आप लोगों को देखकर हम लोगों की हिम्मत और बढ़ती है और बहुत अच्छा लगा है. सूरज भोईर जी धन्यवाद, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया. मैं मुंबई कांग्रेस से जुड़ी हूँ, डॉक्टर मोनिका जगताप, और मैं एक वकील भी हूँ. तो हम जो समाज सेवा के कार्यक्रम है, डॉक्टर होने के साथ साथ मैं वकील हूँ. तो जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, चाहे वो हमारे मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या और भी समाज में किसी को ज़रूरत है, तो हम आगे रह के उन लोगों को मदद करते हैं. 14 वर्ष झाले अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करते. पण आमचं अंगणवाडीमध्ये कसं असतं, लहान मुलांमध्ये जास्त काम असते. पण 2 वर्ष झाले मी संकल्प संस्थेमध्ये सामाजिक कार्य करते. आणि आज पत्रकार बंधूंना विनंती आहे की त्यांनी जरा बसून घ्यावं. आपण कार्यक्रमामध्ये आपण येणार परत. तर आपण आता कार्यक्रमाच्या सुरुवातीकडे वळूया. आणि आपल्याला माहिती आहे की या देशामध्ये आपल्या आझादीला 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि असंख्य बलिदानानंतर, असंख्य योगदानानंतर आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. समाजकार्य म्हणजे काय, नेतृत्व म्हणजे काय, संवाद कौशल्य कसं असलं पाहिजे, एकामध्ये गटामध्ये कार्य करत असताना कोणत्या खबरदाऱ्या घेतल्या पाहिजे केले. आणि ज्या वेळेला कोविडचा प्रभाव थोडा कमी होता त्यावेळेला आपले भाई मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. आणि एक वेगळं वैभव, हा तर राजकीय कार्यक्रम नसता, तर पण मी मुद्दामून तुम्हाला याचं गणित सांगतो की हा सामाजिक व्यासपीठावर आज डॉक्टर जीजी पारीख उपस्थित आहेत, ज्यांचं वय 98 वर्ष आहे. आणि हा कार्यक्रम भाई आपण गेल्या 2 वर्षापासून आठवण्याचा प्रयत्न करत होतो, परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वेळेचं बंधन, बाकीच्या गोष्टी, नियमावली, त्यामुळे आपण हा आखू शकलो नाही. आज आपण हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवतोय. असंख्य खरंच ती चांगली भूमिका. कारण खड्डे बुजवायला किती पैसे लागतात तो प्रश्न राजकीय विषय येतो नाही, परंतु पाण्याचा प्रश्न तर आहे. या मूलभूत गरजा जर नाही, आणि कोविडला तर बरंच काय शिकवलंय.
बऱ्याच गोष्टी शिकवल्यात कोविडने. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींवर हा विचार प्रभाव करण्यासाठी आपल्याला हा कार्यकर्त्यासोबत आपल्याला सक्षमपणे राबवायचा आहे. आणि ही सगळी मंडळी आपल्यासोबत, जिजींचा आशीर्वाद आपल्यासोबत आहे. जिजींची तर फार इच्छा होती, जिजी म्हणले होते की मी काँग्रेस ऑफिसला पण येईल. एवढ्या जिजींना वाटलं की भाईसारख्या व्यक्तीचा अध्यक्ष झाला तर नक्कीच एक सामाजिक प्रश्नांवर प्रबोधन आणि जागृती होण्याचं काम नक्कीच होईल. त्या ठिकाणी उत्कर्षाचं सुद्धा अभिनंदन करू, सन्मान करावा. ही एक छान आठवण आमच्या सगळ्यांसाठी आपण टिकवली. खरं भाई आमच्या कार्यक्रमात आल्यानंतर एक वेगळा जोश असतो आमच्या सगळ्यांनाच की भाई आहेत म्हणजे आम्ही आता भाई झाल्यासारखे आम्हाला वाटतं. स्वप्न आपण सगळं जाणतात की प्रतीक कसले आहे आणि एवढं सांगायची गरज नाहीये. तर सगळ्यांच्या समस्यासाठी ते नेहमी उभे असतात. सगळ्यांच्या पाठीमागे ते उभे असतात. कुठलीही समस्या असो आणि कार्यक्रम असो, भाई नेहमीच उभे आपल्याला सापडतात. कुछ अलग है, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का. सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का. सबको मंजिल का शौक है, मुझे सही रास्ते का. ये दुनिया इसलिए इतनी बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा है. वैसे बुरे लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, गिनने जाओगे तो अभी भी लिस्ट बन सकती है. फिर भी ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे हैं. बुरी इसलिए है कि यहाँ पर सज्जन लोगों की चुप्पी साधी है. ये सज्जन लोग खामोश है. मुझे लगता है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में या देश भर में ऐसे एक व्यक्ति है जो इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वो हमारे बड़े बंधु भाई जगताप जी है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है. और मुझे लगता है माहौल सा बदल गया है. यानी वो आते हैं तब माहौल बनाते ही है और वो जाएंगे तो भी माहौल बना के ही जाने वाले हैं. इसीलिए जो मेरे बंधु ने कहा कि हम जो उनसे अपेक्षा रखते हैं, वो मुझे पता है कि आज उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाली है. लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि ते या सगळा कामा कर. किसी ने लिखा था कि पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है. भाई पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है. जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है. खाने को खाना नहीं है, सोच लो, खाने को खाना नहीं है और शौचालय पे शौचालय बनाया जा रहा है. गांव में बिजली नहीं है पर डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है. कंपनी सारी विदेशी है. हालांकि यहाँ पे जीजी बैठे हैं, हम तो ग्राम स्वराज की बात करते हैं, हम तो शहर स्वराज की बात करते हैं कि लोगों के पार्टिसिपेशन. ये जो लिखा है ना, मुंबई दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे वार्ड में हम सरकार, जो दिया था हमको 1989 में, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ. भाई अपनी जिम्मेदारी है, हालांकि खासकर कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उनका ये सपना अपने को पूरा करना पड़ेगा और उसमें हम आपके साथ डेफिनेटली रहेंगे इस सपने को पूरा करने में साथ में. तो कंपनी सारी विदेशी है और मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है. जाति धन की गंदगी दिमाग में है और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है. क्या सचमुच मेरा देश बदल रहा है? आपको लग रहा है कि 75 सालों में मेरा देश बदल रहा है? बदल इसलिए रहा है क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग और साथी रास्ते पर उतरकर, जमीनी स्तर पर उतरकर हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं. और जो हमारे विचार के जो, ऐसे नहीं कि राजनीतिक लोग सारे बुरे होते, भाई होते हैं अच्छे, उनके साथ जुड़ के आप काम करेंगे. क्योंकि हम तो सहभाग लेकर जब काम करते तो हमें बदलाव दिखता है. साथ में महिला को जब तक इंसान नहीं बोलेगे, माणूस म्हणून जोपर्यंत तिला नाही बघणार ना, या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. त्यामुळे आप संस्कृति की बात मुझे मत करो. अगर संस्कृति रक्षा की बात आप करते हो ना, तो आप उस बारे में, आपके तो संस्कृति के क्लास चलते हैं, फिर भी पुरुष इस तरह का क्यों व्यवहार करता है, इस बारे में
में सोचना बहुत जरूरी है। वो संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होगी। और इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होंगे तो हमारी कभी जय भारत जय संविधान करण्याचा प्रयत्न करूया। उत्कर्षताईंचं स्वागत करूया। मला एकदम असं माझ्या माहेरी आल्यासारखं वाटतंय, कारण सूरज म्हणजे माझा मोठा भाऊ आणि भाई काही बोलतोल आज मी तुमच्यासमोर करणार आहे सूरज बद्दल, त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अगदी शांतपणे ऐकावं। सर्वप्रथम मैत्री आणि संकल्प या दोन्ही संस्थांचे मनापासून अभिनंदन, आभार की तुम्ही हे कार्यक्रम वारंवार घेत आहात। अशाच प्रशिक्षण शिबिरातून आम्ही दोघंही तालून सुलाखून बाहेर निघालेलो आहोत। जरी राजकीय पार्श्वभूमी असेल, सामाजिक असेल, जोपर्यंत स्वतः तुम्ही त्यात उतरत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते काम नीट करता येत नाही। त्यामुळे आमच्या आई वडिलांनी ते ढकलून आम्हाला आमचं शिकू दिलं आणि त्या पूर्ण प्रवाहातून आम्ही दोघंही आज जिथे कुठे काम करतोय, मोठं छोटं जे असेल ते, जे जमेल ते आम्ही दोघं करत आहोत। तर मला आनंद आहे की या परिवारामध्ये मला पुन्हा एकदा येण्याची संधी मिळाली। सूरज बद्दल सांगायचं झालं तर एक पर्सनल आठवण आहे। आम्ही 2003 मध्ये माणगावला साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इथे जे शिबिर होतात, श्रमसंस्कार छावण्या होतात, तिथे आम्ही दोघंही एका श्रमसंस्कार छावणीला गेलो आणि तिथे खूप सारी मित्रमैत्रिणी आमची जमली, खूप सारी विचारांची आदानप्रदान झाले। तिथेच मला माझा होणारा जीवन साथी देखील मिळाला, प्रशांत सालियन। ते आज इथे नाहीयेत, पण सूरज त्या घटनेला साक्षीदार आहे आणि आई बाबूजींना काही न सांगता तो आम्हाला सपोर्ट करत राहिला आणि आज आमचं लग्न होऊन 12 वर्ष झाली। इंटरकास्ट इंटर रिलिजियस मॅरेज आहे, तो कर्नाटकी आहे, मी हायब्रिड महाराष्ट्रीयन म्हणायला हरकत नाही, कारण आई वडील दोघं सांगेन थोडीशी पार्श्वभूमी अशा ह्या सूरजचं। आणि त्यावेळेसही गाणं म्हटलं की 2 बकरे असायचे, एक तर सूरज भूत नाही तर उत्कर्ष रूप होते। फक्त सूरज भूत उठले की ते माईक सोडायचे नाही, त्यामुळे आम्ही घाऊन जाऊन माईकचं बटन मागून बंद करून टाकायचं। अशा गमती जमती करत करत आज आम्ही हा प्रवास इथपर्यंत पूर्ण केलेला आहे। काही सामाजिक, काही राजकीय अशा या प्रवासामध्ये उतार चढाव आले, पण कुटुंब म्हणून आणि जी तेव्हा सूर जुळले नाही, हे सूर नेहमीच जुळले आणि जुळत राहतील हा मला विश्वास आहे। त्यामुळे आज मी जे काम करत आहात, तुमच्या नोकऱ्या, धंदे, बिझनेस जे काही आहे, घरकाम आहे, ते सांभाळून तुम्हाला जे करणं शक्य आहे ते जरूर। जब मैं तीसरी चौथी कक्षा में था तो आपको सबसे बता दूं कि जिस पंचायत राज, ये पंचायत राज अभी हैं, ये इंदिरा जी का सपना था, राजीव जी ने उसको साकार किया। और आज सबसे बहुत बड़ी बात ये है इस देश में, अगर ग्राम पंचायत कोई भी रेझोल्यूशन पास करती आहे, ग्रामपंचायतने कुठला ठराव जर केला तर ह्या दाढीवाल्या बाबाला सुद्धा त्याला काय करता येत नाही, एवढी ताकद त्या पंचायत राज्यामध्ये देण्याचं काम कांग्रेस पक्षाने केलेलं आहे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर वो प्रशिक्षण या प्रशिक्षित होना चाहता है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखे कि ये सामाजिक कार्यकर्ता शिविर है, तो सबसे पहले सामाजिक है, बाद में सारी चीज़ें। तो हमारे अगर दिल में सामाजिक कोई ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कि ऐसी कोई सोच नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। और मैं चाहता हूँ इस बार जो मेरी बहना उन्होंने कहा, आज हालात क्या है, आज हालात जिस ढंग के हैं, उत्कर्षा ने भी उस बात का जिक्र किया, मैंने उसको अलग ढंग से ये किया था। उस दिन मेरा ट्वीट था और इट वाज अ ट्वीट ऑफ द डे, INC ने भी उठाया था उसको। मैंने कहा कि जिस साबरमती में महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी भर नमक उठा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, बहुत बड़ा रण उस दिन से शुरू हुआ। नमक सफ़ेद होता है, एक मुट्ठी भर नमक लेके जिस इंसान ने उस धरती पे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसी धरती पे 21,000 करोड़ का हेरोइन आता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। अब ये बात हुई, आपको क्या लगा, मुझे क्या लगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। माध्यम तो है सारे, मीडिया, आज का मीडिया जिसका जिक्र चौथा स्तंभ करके किया गया, लेकिन ये आज गोदी में बैठा हुआ, मोदी के गोदी में बैठा हुआ मीडिया है। और ये मैं जाहिर तौर पे कह रहा हूँ, और ये हमेशा कहता हूँ मैं, उन्हें जिन्हें बुरा लगता है लगे भले, हकीकत
अगर मैं बयां कर रहा हूं और उसमें सही बातों को लेके मैं मेरा मुद्दा रख रहा हूं, तो मुझे किस बात से डर होना नहीं चाहिए। और हम कभी डरते नहीं इस बात के लिए, हम हमेशा हमारे मुद्दे बिल्कुल रखते हैं, जोर से रखते हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ क्या हो रहा है पूरे देश में पिछले 7 सालों में, हम क्या देख रहे हैं। और जिनको, ये भी मेरा ट्वीट था, शायद आपने देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, ये एक और ट्वीट था। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री ने प्रदेश में, अमेरिका में गोडसे का नाम नहीं लिया, उसने हेगड़ेवार का नाम नहीं लिया, उसने गोलवलकर का नाम नहीं लिया, आखिर गांधी का नाम लेना पड़ा। ये ताकत है गांधी नाम में, ये ताकत है उस विचार में। उस विचार को कहीं ना कहीं पूरे प्लान के साथ 1925 से लेके आज तक तकरीबन 97 साल से उसको प्लान के साथ इस विचार को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का और इस विचार को खत्म करने का प्रोग्राम, एजेंडा आरएसएस का बना हुआ है। दुर्भाग्य से आज देश में उनकी सत्ता है, बहुत सारे प्रदेश में उनकी सत्ता है, और इसलिए वो पूरा एजेंडा बहुत ही सख्ती से इम्प्लीमेंट करने का वो कोशिश ही नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो जो घटनाएं हमारे सामने हैं उसको राजनीतिक एंगल से मत देखिएगा। कल जो घटना घटी, जो तकरीबन 13 महीने से देश का किसान अन्नदाता वहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली के सरहद पे बैठा है, वहाँ नोएडा में उस सरहद पे बैठा है, यूपी के सरहद पे बैठा है, हरियाणा के सरहद पे बैठा है, पंजाब के सरहद पे बैठा है, और तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी है, शहीद झालेत 700पेक्षा जास्त लोक। आणि तरी सुद्धा ते आंदोलन मागे होत नाही, सत्तेचा एवढा माज की त्यांच्या अंगावर गाड्या चढवल्या जातात। आप लोगों में से किसने अगर वो क्लिपिंग देखी हुई, वायरल हुई है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, आपने देखा हो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है लाठी से तोड़ दो उनको, लाठी से तोड़ दो, चिंता करने की जरूरत नहीं। देश का और प्रदेश का अगर मुखिया इन बातों को इस तरह से अगर लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र तकलीफ में है, तो है, बिल्कुल है। और अगर मैं आगे जाके ये कहूं कि हमारा संविधान भी तकलीफ में है, क्योंकि संविधान लोकतंत्र उसकी छाया है। अगर यह संविधान कहीं ना कहीं हिल गया तो समझ लो 132 करोड़ जो आबादी है इस देश की, उसकी तकदीर हिल जाएगी। RDX आया, उसकी तहकीकात नहीं होती, 3 ग्राम हेरोइन क्या मिला उसकी बातचीत होती है, होनी भी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, वो किसी का बेटा है कि कौन है वो नहीं मैं जानता, वो गलत है, वो गलत है। पर जितना मीडिया 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम की बात कर रहा है, वो मीडिया 3 टन की बात ही नहीं कर रहा। अब ये लड़ाई कैसे लड़ोगे फिर आप, क्योंकि ये ताकतवर दिन ब दिन ताकतवर बनते जा रहे हैं, और इतने ताकतवर पूरे देश की पूरी जो हमारी इकोनॉमी है वो गिने चिने 3-4 लोगों के हाथों में देने का सोचा नहीं है, दिया है, दिया है। आपके सारे लोकतंत्र के जितने भी हमारे जितनी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक बनी, उनको बेचने का काम तो हो ही रहा है। उसकी अहमियत तो छोड़ ही दे दीजिए। जेवढ्या संस्था लोकशाहीच्या बनवल्या त्या सगळ्या बंद, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन। क्या बात कर रहे हैं हम आज इलेक्शन कमीशन की। तो इसके खिलाफ ये ताकत का जो उनको जो गुरूर है, सत्ता का जो उन्हें गुरूर है, उसको आवाज देने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि आप सारे
क्योंकि आज अगर हम इस बारे में बात नहीं कर पाए तो कल हमारी औलाद, हमारी जनरेशन आगे आने वाली हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। चंद लोग तय करेंगे इस देश का फाइनेंशियल, हमारा जो अर्थकरण है, हमारा बजट बनता है, ये कुछ लोग तय करेंगे, क्योंकि पैसे पूरे तो उन्हीं के पास होंगे, आपके पास तो पैसे है नहीं। तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, ये मेरी सोच है। और मैं चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता शिबिर से हमारे लोक ऐसा कुछ ले जाए, असं काहीतरी करा। बऱ्याच गोष्टी बोलता येतील, पाण्याचं मला माहिती आहे, मैंने आवाज़ दी है कि मुंबई को मुफ्त पानी मिलना चाहिए, सारे नागरिकों को मुफ्त पानी मिलना चाहिए। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं उसे हासिल करके रहूँगा, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। और ये इसलिए भी नहीं, मैंने कहा कि पूरे मुंबई का जो पानी से उनको ये मिलता है रेवेन्यू इज 168 करोड़, 168 करोड़ है। और ये बात बड़ी ताज्जुब की है, जो आप खुद जानते हैं, क्योंकि जो कि झोपड़ी में रहते हैं, 5 रुपए में एक तपीला, बराबर है 1 गैलन पानी 5 रुपए में। पता है आपको इसका टर्नओवर कितना होता है, ये टैंकर माफिया का और इनका 600 करोड़, 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, जिसमें महापालिका के अधिकारी, झोपड़पट्टी दादा, टैंकर माफिया, ये सारे इन्वॉल्व हैं। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है, मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है, और लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लड़ेंगे और उसको जीतेंगे भी। मैं हमेशा कहता हूं, दरिया अब तेरी खैर नहीं। दरिया का मतलब होता है पावर। जो घमंड लेके वहां बैठे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, दाढ़ी वाले बाबा की बात कर रहा हूं मित्रों, उनकी बात कर रहा हूं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि बूंदों ने बगावत की है, क्योंकि बूंदों ने बगावत की है। नादान न समझ ये बुजदिल इनको, नादान न समझ बुजदिल इनको। अब तो लहरों ने भी बगावत की है, अब तो लहरों ने भी बगावत। मैं चाहता हूं हम में से एक बंदा, एक बंदी जब बात करती है सच्चाई को लेके, मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, आज के इन हालातों में 10 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, बशर्ते आपको सच्चाई बयां करनी है, खरं बोललं पाहिजे। हिंदुस्तान में मेरी यूनियन है, उस वक्त मनीबेन देखती थी खादी भंडार, एंड दैट टाइम शी वॉज 93, माइंड यू, एंड शी यूज्ड टू sit on the table, she used to discuss with me, she used to negotiate for the wage revision. Believe me, I am lucky enough कि मुझे वो, उनकी भी ऐसी थी कि पहले आरजे मेहता की यूनियन थी तो बहुत डर गए थे, उन्होंने किसी बाबूभाई भूता का शर्ट पकड़ा था तो वो बहुत डरते थे, गांधी विचारधारा है। तो जब भाई जगताप गया तो और डर गए, मुझे यार ये अभी ये मेहता गए, ये भाई आ गया, अभी तो हो गया सब कल्याण। तो जब हमने बैठे, पहली बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, तो उन्होंने ये कहा था, उसके बाद 10 साल मेरे अच्छे रहे। शी डाइड एट द एज ऑफ 99 एंड शी यूज्ड टू से एवरी टाइम आ माने पोता लागे छे। दैट्स द सर्टिफिकेट। टुडे आई एम रियली हैप्पी एंड रियली फॉर्चुनेट दैट मुझे ये मंच शेयर करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जाहिर है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इंसान है, अपने अपने एक अपना एक ट्रैवल है, वो तो होते रहेगा, लेकिन जो विचारधारा आप लोगों ने इस वक्त भी जो कही है, जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही विचारधारा हमेशा, जो इंसानियत की विचारधारा है, यही हमेशा रहेगी और अबाधित रहेगी, इस बात से मेरे दिल में आशंका नहीं है। परत एकदा सूरज आपल्याशी बात करता हूँ, तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून मी आभार व्यक्त करू। आता गाणं बिणं काय चालू आहे? और फिर ये सवाल पूछा थी कि क्या वजह है कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, क्या वजह है
कि हमारे देश के अंदर 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है और 25, 30, 40 साल तक आज़ादी के आंदोलन में जो चीज़ें कही गई, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज वो चीज़ें क्यों है? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। हमने 2 तारीख को गांधी जी को याद किया, शास्त्री जी को याद किया, बहुत कुछ किया, आज भी हम लोगों ने किया। लेकिन कल जो हुआ, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ, क्यों हुआ? परसों जो हुआ, आसाम के अंदर एक मुसलमान छोटे से बच्चे को मार डाला गया, गोली से मार डाला गया, छाती पे लगाया, और एक आदमी जाता है फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट है, वो उसके ऊपर कूदता है, क्यों हुआ? एक व्यापारी जाता है जो गोरखपुर में, रात को पुलिस आती है, क्या करती है आपको सबने पढ़ा होगा, क्यों हो रहा है? मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था, किसी ने मुझको आकर के कहा कि उत्तराखंड में हर 2-4 दिन के एक दलित लड़की के ऊपर रेप होता है, क्यों होता है? रेप होता है, ये इतना ही नहीं है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो मार डाला जाता है और कुछ नहीं होता, क्यों? फिर मुझको याद आता है गांधी जी वैष्णव जन तो तेरे के जो पीर पढ़ाई जा रही, हमको क्यों नहीं होता है कि जब एक स्त्री का रेप होता है, एक मुसलमान को मारा जाता है, या एक व्यापारी जाता है गोरखपुर घूमने के लिए और पुलिस आकर के उसको मार डालती है, हमको क्यों नहीं होता है कि मैं भी इसके लिए जिम्मेवार हूँ? और जब तक इस किस्म के सवाल आप पूछते रहिए तब तक आप सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे नहीं बन सकते। ये मैं सूरज को कहना चाहता हूँ। काफ़ी नहीं है हम जो कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। हमको पॉलिटिकल इकोनॉमी आज की क्या है ये समझना ज़रूरी है। आप पढ़ते हैं क्या अखबार में? अडानी अंबानी के एक दिन के 1000 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ती है, 1000 करोड़ रुपया। पूछिए क्यों हुआ? मैं भाई से पूछूंगा, सोचिए क्यों हो रहा है? अंबानी कैसे आगे आए, सोचिए कौन जिम्मेवार है? मोदी तो आज आए, अंबानी साहब तो मैं बहुत उनके पिताजी को बहुत व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ, उनके सामने मैं बैठा हूँ, बहुत कुछ किया, वो छोड़ दीजिए। सवाल उठता है इस किस्म का एक इंसान यहाँ पर इतना बड़ा बनता है कि लोग सोचते हैं कि तो पार्टी को भी हरा सकते या जिता सकते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है इतनी विषमता क्यों है? और जब तक इस किस्म सवाल आप नहीं पूछते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता बनने का कोई मतलब ही नहीं है। अडानी और अंबानी पहले टाटा और बिरला की बात करते थे, आज हमको अडानी और अंबानी की बात करनी पड़ती है। आज सुबह मेरे ख्याल से आज ही शायद इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पंडोरा बॉक्स की बहुत बड़े पैमाने पर खबर आई है। कितने लोगों ने इस देश में से अपना पैसा बाहर गलत तरीके से ले गए, उसका जिक्र कब पूछेंगे आप क्यों हो रहा है ये? मैं सुनता हूँ कभी कभी मेरे दोस्तों के पास से, तमाम बड़े लोग इस देश के जितने 100 लोग हैं जिसको बहुत अरबपति खरबपति मालूम नहीं क्या कहा जाता है, उनके सब के बच्चे यहाँ नहीं है। एक एक बच्चा या तो दुबई है या सिंगापुर है या लंदन में है या अमेरिका में। क्यों? इस किस्म के सवाल मुझे लगता है पूछने चाहिए हमको, तब आप अच्छे से बनेंगे। तो उसका मतलब है आपको आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बनाने की जरूरत है। गांधी जी ने अंतिम आदमी की बात की, कहाँ है हमारी थिंकिंग के वो अंतिम आदमी? कब हम सोचते हो उसके बारे में? पूछिए अपने आप को, वो क्यों सड़क के ऊपर है? वो क्यों झुपड़पट्टी में रहता है? उसके लिए घर क्यों नहीं बनाए जाते? उसके घर क्यों तोड़ दिए जाते हैं? क्यों उसको इस किस्म के घर बनाने पड़ते हैं? क्यों नहीं पूछते हम लोग?
हमें जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया वो किस तरीके से राज करते हैं उसके बारे में हमको बताना चाहिए, इनके जैसे नेताओं को, मेरे जैसे लोगों को भी। जब वो आए थे तब काफ़ी लोगों ने कहा अच्छा वो ये आए, हमें सुधारने के लिए आए, और उन्होंने भी हमको कहा हम आपको सुधारने के लिए आए। तो उन्होंने मान लिया कि वो हमसे अच्छे हैं, शायद इसलिए मान लिया होगा वो गोरे हैं। क्यों? जब तक कांग्रेस बनी नहीं और उसके बाद भी जब तक गांधी जी आए नहीं थे तब तक वो अच्छे हैं, हमसे उनसे सीखना पड़ेगा, हमको उनके पास से थोड़े मांगना पड़ेगा, इस किस्म की चीज़ें होती रहती है। गांधी जी ने आकर के हमको एक अलग किस्म की राष्ट्रीयता की व्याख्या दी। मैं चाहता हूँ उस व्याख्या को बार बार पढ़िए, सुबह दोपहर शाम। इस देश में जो रहता है वो इस देश का है। जिन लोगों ने इस व्याख्या को माना नहीं वो आज यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कौन जिम्मेवार है? मैं जिम्मेवार हूँ, आप जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है। जब तक इस तरीके से हम सोचते नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक साल से अगर किसान बैठा और ये आदमी बैठे बैठे बात भी कुछ कहते ही नहीं है। क्यों? आज अगर गांधी नहीं होते तो तमाम चीज़ें जैसे फ्लाइट को लेकर के अमेरिका में हुआ वो यहाँ हो जाता, हज़ारों लोगों की जान चली जाती, कितनी गाड़ियाँ जल जाती। आप जान कीजिए, एक दफ़े बाला साहब ठाकरे को पकड़ लिया था। मुझे याद है इस वक्त वो 3 दिन थे, उनकी क्या हालत मैं जानता हूँ क्योंकि रात में उनको मिलने गए थे तो मैं भी उनको मिला। सवाल उठता है कितनी गाड़ियाँ जलाएगी थी। वो नहीं हुआ, उसकी वजह ये कि हमारे ऊपर गांधी जी जैसे लोगों की, महावीर और बुद्ध की, न मालूम कितने लोगों के संस्कार है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो होता है हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है, कब होगा मालूम नहीं है। दूसरा सवाल पूछे ना, अखबारों के अंदर कोविड के बाद कहीं न कहीं छपता रहता है 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों की नौकरियाँ गई। किसकी गई? सामान्य आदमी की गई, गरीब की गई, माइनॉरिटी की गई, आदिवासी की गई, बिहार के लोगों की गई, यूपी के लोगों की गई। क्यों? और क्या कर रही है सरकार और हम क्या कर रहे हैं? हम सामाजिक कार्य करके क्या कर रहे हैं? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मैत्री को और वर्षा दोनों को कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं हम? आप मरम्मत कर रहे हैं। पूछिए क्यों इस तरीके की परिस्थिति है, क्यों झोपड़पट्टी है? 75 साल के बाद अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर झोपड़पट्टियाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम गुलाम थे, हमको लूटा उन्होंने। इस देश का कितना पैसा दे गया पढ़िए, शशि थरूर की किताब पढ़िए, और किसी की नहीं तो। दादा भाई नौरोजी भूल जाइए, गोखले, तिलक, सबको भूल जाइए। आपके मनमोहन सिंह जी जाते हैं वहाँ पर, तारीफ करते हैं, उनकी तारीफ करते। पूछिए क्यों? आपको पूछना चाहिए उनको। तारीफ जिन्होंने हम पर जुल्म किया, तारीफ जो ये कहते कि हम अच्छे हैं तुमसे, जो ये कहते कि ये तो कुदरत का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो फिर संस्कृति क्या चीज़ है? अगर बड़ी मछली खाने ही वाली है, बड़े लोग मारने ही वाले हैं, जिसके पास ताकत है वो हमको मरने ही वाले हैं, तो हमको करने की ज़रूरत क्या है? मरने को तैयार है ना। तो मुझे बैठ करके आज आप लोग को सुनने के बाद जो मेरी प्रतिक्रिया हुई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, आपसे अपील करूँगा कि आप सामाजिक कार्य जितना तैयार करने चाहते करिए, लेकिन सवाल राजनीति का है, सवाल गरीबों का है, सवाल विषमता का है, सवाल पृथ्वी को बचाने का है, ग्लोबल वार्मिंग का है। जब तक आप इसके बारे में सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेरे जैसे आदमी कल चली जाएगी। आज मुझको ये लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ इस किस्म की चीज़ें देखने के लिए। औरतों को एक ज़माने में आपको मालूम होगा कि मैं जानता हूँ
माश्वेता देवी ने रेप को लेकर के एक नॉवेल लिखी थी। 57 मिनट 37 मिनट मालूम नहीं कितने मिनट के अंदर एक रोग होता था। आज मुझको लगता है शायद 2-3 मिनट में एक होता होगा। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, सोचिए क्यों गरीबी है, सोचिए क्यों विषमता है, क्यों इतने लोग आज 329 इंडियन बाहर जा कर के पैसा ले जा सकते हैं, क्यों नीरव मोदी जा सकता है, क्यों मरिया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें सोचने का पूछने का समय आया है। और आपको सड़क पे जाकर एक किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी है, राहुल को मंजूर करेगी समाज या देश, लेकिन अगर वो सड़क पे जाएगा तो क्यों नहीं जाते हैं। ये क्या हम अखबार में पढ़ते हैं कि राहुल गांधी को नेताओं को मिलने का समय नहीं है। कहिए आप मिलना चाहिए, नहीं मिलते तो क्यों कीजिए। इस देश को बचाने के लिए आपके जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार भी रखते हैं, तो मिलिए ना लोगों को। 2-2, 4-4 महीने तक मिलते नहीं हैं। मुझे माफ़ कीजिए, इतना दर्द होता है अखबारों में पढ़ने के बाद, जो कुछ हो रहा है ये देखने के बाद, जो मुसलमानों को हो रहे देखने के बाद। आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, इनके ज़माने में हुई, क्यों हो रहा है पूछिए। थोड़ा आपका समय दिया, माफ़ कीजिएगा। मैं जानता हूँ आप मुझे पहले खत्म कर। नसरीन शेख या ठिकाणी आहेत, व्यवस्थेबद्दल काम करणारे नसरीन शेख सुपारकर आहेत, सामाजिक कार्यकर्ता जोडणार आहेत। आपल्यासमोर या ठिकाणी दिशा सावंत, आसिफ शेख, किशोर केदार, आमचे संविधानाचे कार्यकर्ते आणि त्या भाईंच्या युएनचे आपले कार्यकर्ते किशोर, सैफ अली आलम साहब यहाँ पर है। सैफ गुरुजन वारकर, गुरुया जो कर भाई भारती एकलारे मॅडम, पनवेलवरून आलेले आमचे कार्यकर्ते भारती एकलारे मॅडम। राजेश जाधव आमचे वसईचे वैद्यकीय अध्यक्ष, राजेश जाधव पत्रकार, शशिकांत काळे, शशिकांत काळे, शमशाद मदत करणारे आमचे वडील संतोषजी धुळे यांचा सत्कार झाला पाहिजे। फैक्ट्रीज सबका मिला के 168 करोड़ रुपए का सिर्फ रेवेन्यू होता मिलता है और गरीब लोगों को माफिया लोग करीब 600 करोड़ रुपए का पानी बेचकर कमाते हैं। जो गरीबों का दोहन है वो फ्री पानी करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने वादा किया करेंगे। कितनी संख्या में? मैत्री संख्या में अगले संडे को कम से कम 200 लोग हम प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। आज इस छोटा सम्मेलन था, इसके लिए जितने लोग शामिल हो सके अगले सोमवार को हम लोग 200 से 250 लोग इस मैत्री संस्था में। और कल भी हम लोग दादर स्टेशन में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं किसानों की। जो वहाँ बीजेपी के गृह राज्य मंत्री केंद्र के उनके बेटे ने 6 किसानों को सीधा कुचल दिया। तो 6 में 5 किसान थे और एक पत्रकार भी था, जिसकी जानकारी अभी बहुत लोगों को नहीं मिली है। और मारे जाने किसानों ने प्रतिरोध में भी मारे हैं, उसमें 3 लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। वो लखीमपुर खीरी जिले के बाहर के गुंडे उन्होंने बुलाए थे वहाँ और उन्होंने हत्या की। उसके प्रोटेस्ट हम लोग कल
दादर स्टेशन पर 3:30 बजे करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन शेख है। मैं ज़िला शिवाजी नगर मानपुर से तालुका से रहती हूँ और आज हम लोगों को मैत्री संस्था से संकल्प संस्था से जुड़कर हमने एक पहल की है और इस पहल का पहला कदम बहुत ही अच्छा हुआ और जहाँ जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा ही हमें यहाँ रिस्पांस मिला। बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। लोगों के साथ जुड़कर हम लोग ने जो एरिया सभा के बारे में सोचा था, बहुत अच्छा हम लोगों की पहले पहल हुई है। गोंडी के जो स्लम्स एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसे है, उससे हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। हमको किसी के पैसे में या किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, बट हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे जो सवाल है, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि सरकार आज हमारी इंडिया में इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। बेरोज़गारी है, गरीबी है और हेल्थ की प्रॉब्लम घर घर यहाँ स्लम्स एरिया में तो झोपड़पट्टी में डोर टू डोर प्रॉब्लम है। हम कहाँ कहाँ जाए और किस किस की प्रॉब्लम शेयर करें। आप लोग खाली उलझा के रख देते हैं कि लोग यहाँ पर नेता है और दो ये दो वो दो। अब हम अपने हिसाब से एरिया सभा बनाएंगे और हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। लोग गोंडी में जागरूक हो चुके हैं। गोंडी में क्या हर जगह जागरूक हो चुके हैं। कौन से एरिया से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं MX मैं संकल्प संस्था से हूँ, संकल्प संस्था की प्रेसिडेंट हूँ और मानपुर विभाग से मैं तालुका से रहती हूँ। MX हमारा विभाग है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे MX में आकर डोर टू डोर देखा जाए कि किस तरह से प्रॉब्लम है और किस तरह से इनकी प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैत्री संस्था जो है वो समाज में, समाज के डॉक्टर हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की जड़नघड़न करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है ये 10वां साल है जिसमें संकल्प संस्था के साथ हम जुड़े हैं और उसके साथ जुड़कर हम इस प्रशिक्षण शिविर को पूरे 1 साल भर हम चलाएंगे। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मुंबई और महाराष्ट्र से लोग जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस समाज का हिस्सा है और समाज के बदलाव में अगर परिवर्तन करना होगा तो उनको इस अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। यानी ढेर सारे अलग अलग विषयों पर इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कानून बताया जाता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं उनके साथ का एक इंटरेक्शन रहता है और ऊपर से उनको एक अभ्यासक्रम भी दिया जाता है कि जिसकी बदौलत वो अपने आप को तैयार कर सके और समाज में जाकर अपनी खुद की संस्था बनाए या किसी संस्था के साथ जुड़ के काम करे। एक तरफ सामाजिक काम भी कर सकते हैं और एक तरफ पॉलिटिकल भी काम कर सकते हैं, जो उनकी मर्जी हो उस तरह का काम करने के लिए। और आज उसका उद्घाटन मुझे बहुत खुशी है कि 98 उम्र के, जिनको हम जवां साथी बोलते हैं, तन से नहीं लेकिन दिल से जवां साथी, जिन्होंने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए कि हम चुप कैसे हो, मुझे तो मैं ज़िंदा हूँ ये सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं, उन्होंने सवाल हमारे सामने रखे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हो तो समाज के हर तबके को सवाल करने का, समाज में जो व्यवस्था है यानी शासन प्रशासन की व्यवस्था, उनको सवाल करने चाहिए और वो सवाल हमारे सामने मुझे लगता है आज के दिन खड़े किए। मुझे खुशी है कि डॉक्टर जीजी परीख की अध्यक्षता में, और जिन्हें हम वडील बंधु कहते हैं, हमेशा हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकदम खड़ा करना, समाज के सामने लेके जाना और जब भी कभी दिक्कतें आती है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले हमारे वडील बंधु आमदार भाई जगताप जी, जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं तो कहूँगी वो दिल से, वो राजनीतिक उनकी पहचान है बहुत बड़ी, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे परिवार का एक हिस्सा रहेंगे।